नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम मैं देशवासियों को पिछले 8 वर्षों में भारत के दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। पत्रकार सम्मेलन में भाजपा केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया एवं चांदनी चौक जिला अध्यक्ष विकेश सेठी भी उपस्थित थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि देशवासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दृढ़ विश्वास है और देशवासियों की इसी प्रेरणा से उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरी चांदनी चौक पार्लियामेंट्री सीट के भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दाईं ओर श्री राजकुमार भाटिया और बाईं ओर श्री विकेश सेठी भी उपस्थित हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उसने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं और 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में एक बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है। समाज के हर वर्ग के लोगों में बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति है और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं अपितु सारे देशवासी इस उपलक्ष्य को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। अपनी पार्लियामेंट्री सीट और दिल्ली के सांसद होने के नाते मैं भी 8 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की असाधारण उपलब्धियों के संदर्भ में आपसे कुछ देर बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं उन उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं, सबसे पहले तो भारत के 135 करोड़ लोगों को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस 8 वर्ष में हमेशा अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और हमेशा उनके नेतृत्व को सराहा है। और यह शायद इसलिए संभव हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैप्टेंसी में भारत के हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रहता हो, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र में रहता हो, गांव में रहता हो, प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार की समस्या, चाहे वो करंट हो, चाहे वो लंबे समय से लंबित हो, उनके समाधान के लिए अपने हृदय, आत्मा और मन तीनों को
लगाकर इस भारत के 135 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का जो संकल्प 2014 में लिया था, देश के एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने उस संकल्प के अनुसार पूरी गहराई और गंभीरता के साथ सबकी सेवा की है। एक नहीं, अनेकों योजनाएं बनाई, अनेकों विजनरी प्रोग्राम दिए और खाली प्रोग्रामों को और योजनाओं को बनाया ही नहीं, अपितु उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत उन्होंने उन सबकी 8 साल लगातार मॉनिटरिंग की है। मैं स्वयं लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूं और वो कितने मेटिकुलस और फाइन तरीके से अपने निर्णयों को, अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट इस दृष्टि से करते थे कि उनका लाभ देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक, सबसे दूर दराज के क्षेत्र में विपन्न जिसकी स्थिति है उस तक पूरी तरीके से ना पहुंच जाए, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते थे। और मैं ये समझता हूं कि शायद राजनीति को जिस प्रकार से हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुरूप सेवा का एक माध्यम माना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भाव को अक्षुण्ण रखते हुए उसी दृष्टि से उन्होंने काम किया है। उनकी जो विभिन्न उपलब्धियां हैं अनेक प्रकार के क्षेत्रों के अंदर, उन उपलब्धियों का उल्लेख किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और हम सोचें कि शायद हम उनके बारे में उनको जस्टिफाई कर पाएंगे, सब कुछ शेयर कर पाएंगे, ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। लेकिन संकेत मात्र जिसे कहते हैं, संकेत के रूप में मैंने कल रात को एक 4 पेज का, तो मैं इसको कहूंगा कि ये भी बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा सांकेतिक है, इसको लिखकर और आपको दिया है। मैं ये समझता हूं कि इस 8 वर्ष में जितने हिस्टोरिक डिसीजन इस सरकार ने किए, वर्षों से हम आर्टिकल 370 के बारे में चर्चा इस देश में करते थे, उसको समाप्त करना, अयोध्या के अंदर राम का मंदिर, उसका निर्माण प्रारंभ करा देना, इतनी भयंकर और असाधारण स्थिति जो कोविड के काल में हमने देखी, उसके दौरान इस देश के 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को ये सुनिश्चित करना कि उनको बराबर 5 किलो अनाज मिलता रहे, 50 करोड़ से 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत, दुनिया की शायद सबसे बड़ी स्कीम होगी हेल्थ के सेक्टर की, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना किसी खर्चे के, कहीं पर भी हिंदुस्तान में रहता हो, कहीं पर भी हिंदुस्तान में इलाज उसके लिए संभव हो जाए। 135 करोड़ के देश को कोविड के क्राइसिस के दौरान 1 साल के अंदर अंदर भारत की मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाकर और उनके लिए वो वैक्सीन उपलब्ध कराना,
फिर अफगानिस्तान में हमने देखा, यूक्रेन में देखा, कितनी विषम परिस्थितियां थी। यूं तो बहुत जगह से 8 साल के अंदर जो हमारे भारतीय लोग फंसे होते थे, लेकिन इन विषमतम परिस्थितियों में से भारतीयों को निकालकर लाना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी योजना के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को, छोटे किसानों को उनके जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा बेहतरी हो जाए, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ तक का उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचाना और फिर हमारे आजादी के जो हीरोज हैं, जिनके कारण हमारे को आजादी मिली, आज उनकी पवित्र स्मृति को भी स्मरण करने के लिए जो अमृत महोत्सव इस देश के अंदर आप देख रहे हैं, आजादी का मनाया जा रहा है। कितने सारे, कितने गौरवशाली कार्यक्रम इस देश में हो रहे हैं। आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माताओं के लिए इतनी प्रकार की जो है प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स इस देश के सामने रखकर उनको पूरी गहराई और गंभीरता से उनको लागू कराया है। एक जमाना था कि हमारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में इस प्रकार से हमारी गिनती होती थी और आज ऐसा लगता है कि हम इस 8 वर्ष में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में हम लोग जो है बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो गए हैं और ऐसा लगता है कि शायद हम जो है 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इसका आशा और विश्वास आज हमें भी और दुनिया के लोगों को भी हो गया है। हमने आज देखा है कि पिछले समय में कोविड का काल आया और कोविड के काल के बाद यूक्रेन और रशिया का युद्ध, उसके कारण जो विषम परिस्थिति देश और दुनिया में पैदा हुई, इस सब के बावजूद भी आप जरा कल्पना करिए कि एक तरफ यूपीए के कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो 9-10% तक, कभी कभी डबल डिजिट्स में भी और ऊपर चला जाता था। आज हम उसको 5.5 से 6.5% के बीच में कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। एक स्टेज थी कोविड के अंदर, आपको याद होगा कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो गई थी। सारी दुनिया की ये स्थिति थी, लेकिन आज सारी दुनिया के मुकाबले और यूपीए की सरकार के मुकाबले आप कंपेयर करें तो 8% से ऊपर वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 8.2 हो जाती है, कभी 8.7 हो जाती है, तो ये डायनामिक फिगर्स है। लेकिन आज 8% से ज्यादा यूपीए के समय जो 6.5% थी, वो जो है स्थिति जो है आज हमारी 8% से ज्यादा हो गई है। मैंने इसमें चर्चा की है आपसे कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेक्स और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, इनके ऊपर कैसे 91 लाख करोड़ भारत की सरकार ने खर्च किया है। आप ये देखिए ये कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और इनके अंदर अगर हम सब्सिडीज को ऐड कर ले तो करीब 150 लाख करोड़ का खर्चा जो है भारत सरकार ने किया है। मैंने पहले ही जिक्र किया आपसे कि 80 करोड़ लोगों को लगातार हमने अनाज उपलब्ध कराया। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को, मैं कहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को हमने मॉनिटर करते हुए देखा है, आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग, गरीब लोग जिनके पास घर नहीं था, उनको
घर उपलब्ध हो गया है। 2.5-3 करोड़ तो घर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होंगे, उनको डिलीवर हो गए हैं। 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर और गैस के चूल्हे जो है इस देश के अंदर गरीब माताओं को, और मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि गरीब माताएं किस तरह से सफर करती थी, किस तरह से उनको लंग का एलिमेंट्स होता था। अभी 2019 के बाद विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हर घर के अंदर पाइप से जो है वो साफ पानी की सप्लाई जो है हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए आंदोलन के रूप में काम देश में हो रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा नए पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इतने बड़े देश में 192 करोड़ वैक्सीन के डोजेज लगा देना, और इतने बड़े देश की अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद करीब मेक इन इंडिया के 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर 100 से ज्यादा दुनिया के देशों को उपलब्ध कराना, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसकी बात मैं खाली नहीं कर रहा हूं, इसकी बात सारे दुनिया के अंदर होगी। एक वर्ष कोविड काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी मुझे काम करने का मौका मिला, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है दुनिया के देशों की बधाई को, उनके एप्रिसिएशन को स्वीकार किया है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज किया था जब लाल किले से भाषण दिया था, जन धन नाम का प्रयोग किया था। और मुझे वो समय भी याद है कि जब उसके बाद जब 26 जनवरी आई थी 4-5 महीने के बाद 2015 में, तो उस समय तक ये जनधन योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। आज 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक का खाता उपलब्ध करा देना, और 100 से ज्यादा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी जिस स्कीम्स में डायरेक्ट देश के गरीब लोगों को, चाहे वो दूर दराज के इलाके में है, उनके खाते में 100 से ज्यादा स्कीम्स का पैसा ट्रांसफर करा देना। और अभी मैं देख रहा था कल रात में, ये दिसंबर एंड 2021 में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डाटा है, उन्होंने कहा कि 1,50,939.36 करोड़ रुपया इन 44.23 करोड़ जो ये जनधन के खाते हैं इसके अंदर जमा हो चुका है। अब आप देखिए, ये हमारी इस सरकार की जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री या कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बता सकते हैं, या भारत के इतिहास में भी कोई बता सकते हैं, जिसने 8 वर्ष के अंदर एक छुट्टी ना ली हो? प्रधानमंत्री मोदी ने एक छुट्टी नहीं ली। और सेवा, सर्विस, गुड गवर्नेंस और गरीबों के लिए कमिटमेंट, यही पूरा का पूरा एक मूल मंत्र है जिसको प्रधानमंत्री जी अपने जीवन का यज्ञ मानकर उसके अंदर लगातार आहुति देते जा रहे हैं। मुझे ये कहना है कि आज खाली हम नहीं, इस देश का आम आदमी ये कहता है कि शायद इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमने कभी ना देखी, ना कभी महसूस की। प्रधानमंत्री जी को एक बार किसी समस्या का जानकारी हो जाए, उनके माइंड में आ जाए, उनको कोई एक ब्राइट आइडिया दे दे, उनको सूझ जाए कि मेरे देश के इस कोने में ये व्यक्ति तकलीफ में है, इस प्रकार की तकलीफ में है, तो वो उस तकलीफ को रेडिकली दूर करने के लिए पूरी योजना बना देते हैं, और फिर उस योजना को उस स्तर तक इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मॉनिटरिंग कराने के लिए पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता तक स्वयं मोटिवेशन करते हैं,
और हम देखते हैं कि आज इसी के कारण जो है सारे जो है हमारे देश में आम आदमी की ये भावना है। ये वही देश है जहाँ 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है, उसकी बात होती थी। और आज मैंने जैसा कहा कि लोग कहते हैं कि कोई अब पिलफरेज नहीं है, पारदर्शिता उच्च कोटि की है। 100 से ज्यादा स्कीम्स कहते हैं डायरेक्ट जो है पैसा जो है ट्रांसफर होता है। और नेशन फर्स्ट, इस भाव को पूरी गहराई से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें कहा कि जो आखिरी व्यक्ति पंक्ति के अंदर है, सबसे ज्यादा असहाय, विपन्न, तकलीफ में, सब प्रकार के दुख दर्द लेकर जो जी रहा है, सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है, उसके हित के लिए योजना बनाओ, उसके हित के लिए राजनीति के क्षेत्र से काम करो। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नेशन फर्स्ट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों को साकार करने के लिए गहराई से काम किया। और अगर ये ना किया होता तो शायद हमारे को 8 साल के अंदर जिस प्रकार के चुनावों के अंदर नतीजे मिलते हैं, ये चुनावों के अंदर नतीजे नहीं मिल सकते। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो पहचानते हैं कि कौन आदमी ईमानदारी से, कर्मठता से, निष्पक्षता से, गहराई से, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो सारी बातें हैं ये खाली नारा नहीं है, ये सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी है। यानी सारे देश को इन्वॉल्व करके वो काम करते हैं, सबको विश्वास में लेके काम करते हैं। इतनी देश के अंदर स्कीम्स आई हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके लाभ को मिलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हमको देखने को नहीं मिला कि इसके लिए ये स्कीम उपलब्ध है, इसके लिए ये उपलब्ध नहीं है, इसके लिए ये इजीली उपलब्ध है, इसके लिए ये कठिनाई से उपलब्ध है। और मैं ये समझता हूं कि सच बात यह है कि ये मेरे दोनों जो जिला अध्यक्ष हैं ये जानते हैं, मैंने अपने पार्लियामेंट्री सीट के अंदर में कहूंगा लाखों हमारी बहनें, बुजुर्ग, माताएं, सब प्रकार के छोटे बच्चे, अभी आजकल तो छोटी बच्चियां, पिछले दिनों मैंने कईयों का इंटरव्यू किया, जो नई स्कीम जो चलाई गई है बच्चियों के लिए, थोड़ा सा पैसा वो जमा करते हैं, थोड़ा सा पैसा जो है हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जमा करते हैं, उतना ही पैसा, और वो कैसे उनका भविष्य सिक्योर होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हम लोग ग्रास रूट लेवल पर फील करते हैं। अभी मैं देख रहा था कि 2014 तक देश में 6.87 लाख प्राइमरी स्कूल बने नए, और अभी 8 साल में कितने बने? 8 साल के अंदर 6.53 लाख प्राइमरी स्कूल, यानी जितने 2014 तक बने उससे थोड़े ज्यादा जो है इस 8 साल के अंदर बन गए। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों की भूख का तो निदान किया ही कोविड में, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से, उनके हेल्थ की दृष्टि से जितने प्रकार के पक्ष चिंता करने के थे वो सारे पक्षों को चिंता किया। और इतने बड़े देश में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इतनी सारी आबादी के बावजूद भी सारे दुनिया के कंपैरिजन में, चाहे वो हमारे जितने लोग बीमार हुए, चाहे वो हमारा मोर्टेलिटी रेट रहा हो, हर चीज के अंदर हमने दुनिया से कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और कोविड के दौरान भी गंभीर संकटों के बावजूद भी देश के अंदर सब गरीबों की, सब लोगों की, किसी को असहाय और तकलीफ के अंदर नहीं रहने दिया। सब प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। हम ये जानते हैं कि पिछले समय के अंदर लगातार जितनी प्रकार की योजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया, अब आपने राम जन्मभूमि के टेम्पल के बारे में जो हिस्टोरिक काम हो रहा है, काशी के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से कॉरिडोर विकसित हुआ,
महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, फिर केदारनाथ का जीर्णोद्धार, इसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल जो है उसका नए सिरे से डेवलपमेंट, पिलग्रिमेज के इतने सारे प्रोजेक्ट्स। कौन सी ऐसी चीजें जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया? इतने वर्ष में कभी किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो भी स्थान है जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, सारे के सारे स्थानों को आज 5-8 साल में, बल्कि पहले शायद 4-5 साल में विकसित हो गए थे। ये पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। ये जो जनपद के ऊपर आप अम्बेडकर जी के नाम से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जानते हैं, ये जानते हैं आप इसकी फाइलें कब शुरू हुई थी? इसकी फाइलें 90 के अंदर शुरू हुई। उनकी फाइलों को डस्टबिन में से उठाकर और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर उसका फाउंडेशन भी रखा था, पहले 5 साल के अंदर उसको डेडिकेट भी कर दिया था। और इसी प्रकार से जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो दिल्ली के असेंबली के सामने जो जहाँ वो रहते थे और जहाँ उनका डेथ हुआ, उस स्थान को देखिए। मैं ये सारे प्रोग्रामों का कुछ साक्षी रहा हूँ, प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसका फाउंडेशन लेने से लेकर उसको लगाने तक, और फिर बम्बई में, इंग्लैंड में, और उनके जन्म स्थान, यानी पंचतीर्थ जिस प्रकार से विकसित किए हैं। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो एक पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है, आज तक किसी ने सोचा नहीं हुआ। पार्टीशन की त्रासदी के बारे में तो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाते हैं, उसके बारे में कुछ फिल्में भी बनी हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताब भी आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन कभी जो उस पार्टीशन के समय की त्रासदी में लोग एक प्रकार से शहीद हुए, शहादत उन्होंने दी, उनके रिमेम्बरेंस के लिए भी 14 अगस्त का दिन। ये मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हर चीज के अंदर एक इनोवेटिव उनका जो है आइडिया रहता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने प्रकार के हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स, जितने भी पेंडिंग चीजें थी, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट थी, कितनी पेंडिंग थी, कितने लंबे समय से आप सब जानते हैं, 40 साल से 1971 से पेंडिंग थी। वो भी काफी साल पहले 2019 से पहले उसको सॉल्व किया था। और नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास उन 8 स्टेट्स का करने के लिए कितनी प्रकार की योजनाएं हैं। उनमें से एक स्टेट के बारे में शुरू कर दो तो 2 घंटे तक, 4 घंटे तक उस पर बोला जा सकता है। एक रफ अंदाजा अगर कोई लगाए तो मेरा ख्याल से कई दर्जन बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए। ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर, हमें यह अनुभव रहा है कि वो हर कैबिनेट मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लोगों के बारे में बात करते थे। मंत्रियों को कहते थे हर 15 दिन के अंदर एक मंत्री वहां जाएगा, और एक मंत्री की ड्यूटी लगाई थी जो बराबर ये मॉनिटर करता था कि कितने दिन में एक सरकार का मंत्री वहां जाकर योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, समझ रहा है प्रॉब्लम को। ये सारी चीजें उन्होंने जो है किस प्रकार से कही। और जैसा मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। देश भर के 739 डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए योजना बनाकर और योजना को लागू कर दिया, कागजों पे अनाउंस कर दिया, चिट्ठियां लिख दी, तो काम सबने किया। लेकिन मैंने मोदी जी को देखा है, उन्होंने भारत सरकार के 800 से 1000 ऑफिसर्स को कई महीने तक देश के 112 या 115 जितना भी नंबर था उससे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो सबसे कमजोर डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर भेजा था अध्ययन करने के लिए। और फिर 8-10 योजनाओं को वहां पर लगातार कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे मॉनिटर करना। और मैं जानता हूं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी किस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ऐसे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर, और जो स्टेट्स वंचित है वहां पर एम्स जैसी संस्था को स्थापित करने के संदर्भ में, यानी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का किस प्रकार से विकास करने का उन्होंने प्रयास किया। मिनिमम जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये केवल नारा नहीं है। 8 साल के बाद हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सारे संसार के अंदर कोई ऐसी सरकार है
जिसके ऊपर सारे दुनिया के अंदर जो है जो लोग उसका उदाहरण दे सकते हैं, उसके एग्जाम्पल को इम्यूलेट कर सकते हैं, तो हमारी सरकार है। और कितनी गहराई से एक एक देश के कानून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर स्टडी करके मॉनिटर कराया। जो भी कानून देश के लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं था, ऐसे कम से कम वो नंबर डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, 1500 2000 के बीच में जो है नंबर होगा। ऐसे कानूनों को ढूंढना आजादी के पहले जमाने से पता नहीं कब से कानून चल रहे थे, कोई कभी सोचता भी नहीं था, और उनके माध्यम से लोगों का हैरेसमेंट होता रहता था। जो काम मिनटों में होना है वो काम कई कई महीनों तक नहीं होता था। लोगों का हैरेसमेंट अलग होती थी, लोग इंस्पेक्टर राज के माध्यम से रिश्वत लिया करते थे। ऐसे कानूनों को समाप्त करके डस्टबिन में डाला, और इस 8 साल में कितने सारे इंस्टीट्यूशनल उन्होंने रिफॉर्म्स किए, कितने सारे नए कानून, उनके बारे में जो है एक एक कानून के बारे में चर्चा करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत लगेगा। लेकिन इतने सारे कानून, ट्रिपल तलाक का जो कानून है, पता नहीं कितनी, और ट्रांसजेंडर के लिए कानून आप सोचिए, छोटे बच्चों के लिए जो उनका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट उनका अब्यूज होता था, चाइल्ड अब्यूज, उसके खिलाफ जो है सख्त उनको सजा दी जाए, इसके लिए कानून, इतनी प्रकार की चीजें उन्होंने जो है की है। और फिर ये इंश्योर किया है कि डिजिटल जो बेनिफिट्स हैं, डिजिटल माध्यम से सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं, जो मैंने जैसा कहा कि सीधा आज हर चीज फोन के माध्यम से, उनका ये एक सपना रहा है, और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया कि इस फोन से मैं हर देश के व्यक्ति को यूज करूं। इस फोन के माध्यम से वो पढ़ भी पाए, दूर दराज के गांव में इंटरनेट की सुविधा भी पहुंचा दी है। इस फोन के माध्यम से उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो सके, उसको सब प्रकार के जो है ट्रांजैक्शंस करने का मौका मिले, सब प्रकार के अध्ययन कर सके, ये सारी चीजें उन्होंने जो है। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशों के फ्रंट पर काम किया, और खासकर व्यक्तिगत तौर पर किस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा की चिंता की है, विदेशों में जाकर भी और वैसे भी अनेक स्कीम्स के माध्यम से, कल्चरल डिप्लोमेसी के माध्यम से। और आज ये स्थिति है कि जो भारत सोचता है, भारत की जिस प्रकार की दिशा है, उसके हिसाब से दुनिया में आगे क्या हो रहा है होगा, ये बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उस तरह की स्थिति जो है उसको निर्मित करके दिखाया है। और उसी के कारण हर जो हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय है, उसको एक बहुत ही असाधारण गर्व की अनुभूति होती है। चाहे वो नॉर्थ के बॉर्डर्स पर मुस्तैदी से खड़े रहने की बात हो, चाहे वो यहाँ पर वेस्ट के अंदर टेररिज्म के खिलाफ, आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी चीजें, कितनी सारी चीजें जो पिछले समय में हुई, तो किस तरह से उस लड़ाई को लड़ने की बात हो। आज हमें सारी चीजों में इंटरनेशनल हमें सपोर्ट जो है पिछले समय में मिला है, और हमने ग्लोबल स्तर पर एक सेंटर स्टेज भारत को मिला। ये एक प्रकार से भारतवासियों के लिए, क्या आप नहीं समझते कि ये भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का मोमेंट है? ये खाली हमारी सरकार के सेलिब्रेशन का नहीं, ये सारे देशवासियों के सेलिब्रेशन का वक्त है। भारत की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया के अंदर बहुत ऊंचाई तक पहुंची है। और मैं थोड़ी देर के लिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 से पहले क्या स्थिति थी देश में, कितना बड़ा निराशा का वातावरण था। रोज भ्रष्टाचार और घोटाले इनका जिक्र होता था, और लोग कहते थे इस देश के अंदर इंडियाज इकोनॉमी रिफ्यूजेस टू ग्रो, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल होता था। और उसके मुकाबले अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी है, उसके दिमाग में भी जो है देश के लिए, मोदी जी के लिए कैसा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, भारत किस तरह से
प्रोग्रेस कर रहा है, करप्शन फ्री नेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, गुड गवर्नेंस, ये बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी, ये केवल नारे नहीं, इस सरकार ने उन सबको करके दिखाया है। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की ऑनेस्टी के कारण, उनके डेडिकेशन के कारण, उनके डिवोशन के कारण, उनकी डिसिप्लिननेस के कारण और उनके सेवा भाव के कारण भारत को अपनी जो आइडेंटिटी है, जो भारत का शायद कहीं पे मैं ये समझता हूँ कि जो इस देश का जो गौरवशाली अतीत था, उसको बहुत सारी चीजें विस्मृत होती थी, उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने में, इस देश की महान सांस्कृतिक परंपराओं को इस देश के अंदर पुनर्स्थापित करने के अंदर, और जिस प्रकार से 8 साल के अंदर भारत को एक न्यू इंडिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ ये एकदम असाधारण है। किन्हीं भी शब्दों के अंदर, कम से कम मेरे पास मेरी शब्दावली में वो शब्द नहीं है जिसमें मैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की गंभीरता और गहराई और उनके विजन, क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कोई कहेगा कि आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर समय रहती है, कोई ऐसा समय नहीं होता जब प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक एक प्रॉब्लम को गहराई से अध्ययन करके उसका समाधान निकालना, उसके समाधान के लिए विजन डेवलप करना, योजना बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करके जब तक वो उसका फ्रूट डिलीवर ना हो जाए ग्रास रूट पर, तब तक चैन की नींद ना सोना। चैन की नींद तो खैर क्या, वो छोटे तो लिटरली ज्यादा कुछ है नहीं, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं ली। हमें गर्व है अपनी सरकार के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर और हमारी पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है उसके ऊपर, जिसके माध्यम से आज भारत बहुत तेजी से प्रोग्रेस यानी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तेजी से दुनिया के अंदर सुपर पावर के रूप में विकसित हो रहा है। 2030 तक दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के रूप में डेवलप होने की संभावनाओं की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से इस काम को करने के लिए सब प्रकार के क्षेत्रों का भरपूर, उसके अंदर चाहे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो फिर साइंस की जो एडवांसमेंट्स है उनका प्रयोग करने की बात हो, हर चीज के अंदर आप देखेंगे कि भारत आज किसी से पीछे नहीं दिखाई देता। और मैंने वर्षों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम किया, मुझे पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बड़े गर्व के साथ व्हाइट हाउस में भी जाकर अमेरिका के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आमने सामने बैठकर हम लोग बड़े गर्व के साथ बातचीत किया। हेल्थ के सेक्टर के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के फोरम पर भारत की उपलब्धियों को कितने गर्व के साथ उनकी चर्चा की जाती है। आज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो सिस्टम विकसित हो रहा है, उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के अंदर जो है सारे दुनिया का सेंटर बनाने का निर्णय किया। उसकी आप जानते हैं अभी प्रधानमंत्री जी ने और WHO ने उसकी शुरुआत की। कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी कुछ चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। पहले कितनी 11 किलोमीटर रोज की सड़क बनती थी, आज 37-38 किलोमीटर सड़क बनती है। रेलों का विकास देख लीजिए, हवाई जहाज सिविल एविएशन के अंदर विकास देख लीजिए, उड़ान योजना का विकास देख लीजिए। हर क्षेत्र में इतनी प्रकार की चीजें हैं चर्चा करने के लिए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे और इस देश के अंदर हर व्यक्ति के चेहरे पर, जैसा कि उनका स्वप्न है, हर बच्चे के चेहरे पर, हर व्यक्ति के चेहरे पर हम खुशी एंश्योर करें
हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था एंश्योर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके, हम सबके प्रयास से और सबके विश्वास और सबके साथ से निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी में बहुत जल्दी हम अपने इस नए भारत के अंदर नई योजनाओं के साथ फिर से भारत को असाधारण तरीके से शीर्ष स्थान पर पहुंचा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि दिल्ली से रिलेटेड सवाल सर, जो नए एलजी आए हैं विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच में सर दोबारा खींचतान शुरू हो गई है अधिकारों को लेकर। देखो भैया, ऐसा है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के संदर्भ में है। सवाल तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज दिल्ली वगैरह के बारे में हमको यह चर्चा करनी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली के अंदर भी जितने प्रकार के योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, कभी एक दिन उनकी लिस्ट आपको बना के अगर देंगे तो आप सब कहेंगे अरे इतना कुछ दिल्ली के अंदर भारत सरकार के माध्यम से हुआ है, और उसके मुकाबले जो दिल्ली के अंदर सरकार है वो आपको नजर आएगा कि कितनी कौन है। प्रोफेसर 8 साल की जो आपने कार्यकाल बताया, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम सिलसिला जब होता है, आप ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी इज इन ए ब्राइट पिक्चर राइट नाउ, GDP is high, inflation is high, unemployment situation is grieving. Let me. I think I got your question. I think if you have listened to me carefully, I have already mentioned that in spite of COVID for more than 2 years, in spite of a war between Ukraine and Russia, which has adversely impacted and affected the whole world. Right now, you compare our economic status and our growth rate with the rest of the world, it's already over 8%. And I would like you to recall that during COVID, once it had gone even into negative range, and even at the peak of UPA government, it was something like 6.5. That's number one. Regarding inflation, in spite of all this crisis, our inflation, our rate, that ranges between 5.5 to 6.5. And during UPA regime, it was something like 9%, 10%, and sometimes even more than that. So, in spite of all the hardships, all the stressful times, a country like India, with 135 crore population, ensuring our Prime Minister, ensuring that he is able to provide vaccine free of cost to 135 crore people. Is it not a small achievement? Is it not a small achievement that 80 crore poor people of this country are getting 5 kilograms of ration and ensuring that they don't suffer because of COVID? And is it not, I think that's for everything. Means even in the Jan Dhan account, people were getting some money. Means all sorts of help was being provided to the people of India, and that is why I say he has got a very meticulous approach, and he has got like eagle's eyes. He looks at all the problems in a microscopic view, magnifies everything in his mind, develops a program, and then ensures that program is implemented. We feel proud of what he has done, and I think that is the general sentiment of the general people of this country. You just leave those who may have a political bias or prejudice against the ruling government, that such people you will always find in every regime. But the common people of this country, I think Prime Minister, he not only deserves, he enjoys the respect of each and every poor common man of this country. डॉक्टर साहब, आपने अभी सारे कार्यक्रम बताए, मोदी सारे नहीं बताए, बहुत थोड़े से बताए, just mentioned a few. मेरा सारे छोटा आपको I will speak for 2-3 छोटा सा सवाल ये है कि जितने
जितने ये काम आपने भी ये हुए हैं 8 साल में, इसमें सबसे अगर आपको बोले कि सबसे टॉप का काम आपको कौन सा लगा जिसको नंबर 1 पे आप रखें? देखिए बात सुनिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है कि इसको आप टॉप, जिस समय आवश्यकता थी तो सबसे इम्पोर्टेंट सर्दी हो सकती है। कोविड के लिए वैक्सीनेशन दे रहा था तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट कोविड वैक्सीनेशन था। गरीब को अनाज नहीं मिल रहा था, उसकी नौकरी चली गई थी, बेचारे को काम नहीं था, मजदूर को, तो उस समय उसके लिए जो है वो अनाज सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए मन बढ़ गया, फिर गरीब आदमी इलाज से वंचित रहता था, तो समय के हिसाब से आयुष्मान भारत का बहुत बड़ा। लेकिन ये कहना कि ये नंबर 1 है, हर चीज नंबर 1 है। जिसको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से करोड़ों 3-4 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके दिखाया, उसका अपना महत्व है। एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको डेवलप किया है, वो अपना महत्व है। आज मैं आपको बताऊं तो जोड़ा है 9,500 अटल टिंकरिंग लैब्स और 70,000 से अधिक हर एक चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। इसको जिसके लिए स्टार्टअप इम्पोर्टेंट है उसके लिए सबसे बड़ी स्कीम स्टार्टअप है। जिसके लिए गैस का सिलेंडर खरीद के लिए इम्पोर्टेंट था, उसके लिए उज्ज्वला से बड़ी स्कीम है। जिसके लिए मुद्रा योजना थी, जिसमें 70% से ज्यादा महिलाओं को जो है लाभ मिला, उसके लिए मुद्रा स्कीम इम्पोर्टेंट थी। आपने पिछले 8 साल का बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इन चीजों को मुद्दा बनाया है, जैसे राम मंदिर हो या 370 हो चाहे 3 तलाक, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मैंने तो कहा है विपक्ष का तो काम ही ये है। देखिए हम लोग पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं और हमें जो भी देश हित में, मैंने कहा ना नेशन फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के हिसाब से प्रधानमंत्री जी को जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट लगता है वो भी कर रहे हैं। उसके लिए हम कौन क्या मसला कह रहा है, कौन क्या एलिगेशन लगा रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। हमने जो काम हमें लगता है कि देश हित में हम वो कर रहे हैं, हमने करा है और ऐसे ऐसे काम करके दिखाया तो 70 साल में कभी हो जाएंगे, इसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। नहीं ये देखिए, मैंने आपको नहीं भैया, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल की उपलब्धियों पे उसमें कोई सवाल। थैंक यू सर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।